और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे बोला जाता है, वो बोल देते हैं भोंपू की तरह। हाँ, जो जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं, हंसते-हंसते बात करते हैं। कोई गंभीरता नहीं, मंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि अब मतलब योगेंद्र साहु जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे। ये कहना कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं। आप उससे भी बड़े अपने आप को समझते हैं। विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। बीते दिन पहले पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू को निष्कासित कर दिया गया पार्टी से, साथ ही उनका घर को भी तोड़ दिया गया। जिस घर में निर्मला देवी रहती थी, जो कि योगेंद्र साहू की पत्नी है और वो भी पूर्व विधायक रह चुकी है। ऐसे में इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज अंबा प्रसाद जी ने प्रेस वार्ता रखी और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपना कीमती समय निकाल के आए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे मैं कोई भी जनरल बात नहीं करना चाहती हूँ। सारा टेक्निकली और न्यायालय के कागज के साथ में बैठी हूँ, ताकि आपको भी अनुसंधान करने का मौका मिले कि जो कार्रवाई हुआ, जो जिससे घर टूटा, वो सही है कि गलत। तो मैं सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप लोग सब जानते हैं कि लगातार 15 साल से हमारे परिवार के ही कोई ना कोई बड़कागांव में विधायक के रूप में काम किए और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और लगातार जनप्रतिनिधि के तौर पे हमारा पूरा परिवार बड़कागांव में विस्थापितों के लिए मुआवजे और पुनर्वास को लेके, भू अर्जन को लेके, विस्थापन को लेके लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसके वजह से आप लोग जानते हैं कि हम लोग को हमेशा टारगेट किया गया, जेल भेजा गया, झूठा मुकदमा किया गया। मतलब हमको लगता है कि झारखंड में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने इस लड़ाई में इतना झेला हो। आप सोचिए कि पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को दुमका जेल में रखा जाता था, माता मेरी रामगढ़ जेल में रखा गया था, और मेरे भाई को रखा गया था हजारीबाग जेल में। जिस परिवार पे इस तरह का दौर गुजरता है, वो परिवार समझ सकता है कि क्या होता है इसका मतलब। और 7 साल उनको जेल में भी, जेल का यातना भी झेलना पड़ा, जेल में भी कई तरह के टॉर्चर किए गए। उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष करते ही रह रहे हैं, और अभी भी हम लोग इस लड़ाई में हमेशा कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं। और उसके बाद देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का इस मामले में हमेशा उदासीनता देखने को मिलता है। विस्थापन के मामले में हो या फिर जो पुनर्वास या भू अर्जन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उस पे हमेशा देखिएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उदासीनता है। अब एनटीपीसी, अडानी और सीसीएल जैसी बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनी है जो आज कॉर्पोरेट माफिया बन चुकी है, और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये लोग रैयतों को तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और मुआवजा और पुनर्वास से वंचित करते आ रहे हैं। अब इसमें सारी रैयतों में से एक रैयत हम लोग भी है। अब हम सबसे पहले तो आपको ये दिखाते हैं, ये सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण का एक चिट्ठी है, जो सिर्फ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नहीं है, बल्कि ये विधि विभाग और ये आपको कागज दे देंगे, ये विधि विभाग और लॉ एंड जस्टिस से भी ये एडवाइस लेके ये क्लैरिफिकेशन है। इस पे एक राजपत्र भी निकला है, जिसको राजपत्र को आप क्या बोलेगा, लॉ ऑफ लैंड होता है, तो भारत का राजपत्र भी निकला हुआ है कि अगर 2015 के पहले अगर मुआवजा नहीं मिला है, तो 2015 के बाद 2013 लागू होगा, कोल बेरिंग एक्ट लागू नहीं होगा। ये राजपत्र आप देख सकते हैं और ये क्लैरिफिकेशन भी देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, और हम इसमें अंडरलाइन कर दिया, बस इस लाइन को पढ़िएगा कि 1/9/2015 के पहले अगर मुआवजा मिल गया है, तो फिर वो कोल बेरिंग एक्ट उस पे फॉलो, मतलब अगर मिल गया है तो वो कोल बेरिंग एक्ट चलेगा। लेकिन अगर 1/9/2015 से पहले अगर मुआवजा नहीं मिला है, तो उस पे 2013 लागू होगा। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए है।
हम लोग लगातार संघर्ष किए और हमारा संघर्ष का नतीजा ये भी है, लोग बोलेंगे हम लोग लड़ते रहते हैं, कभी कोई बोलता है कुछ, कभी कोई रूमर उड़ाता है, लेकिन हम लोग के संघर्ष की वजह से आज बड़का गांव में 3 लाख मुआवजा से लेकर 25 लाख मुआवजा पूरा बड़का गांव अगर उठा रहा है तो हमारा संघर्ष का देन है। कोई दूसरा जनप्रतिनिधि ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लड़े हैं या फिर उनका देन है। हम लोग इतना ही नहीं बल्कि पसरिया और बरबनिया में 56.88 एकड़ लैंड को कंपनी को वापस दिलवाएं, जिसमें कि बड़ा सा अखबार में भी कई अखबारों में छपा है। तो ये हम चंपई सोरेन जी के मदद से हम ये करवाए थे और झारखंड में पहली बार देखे, यहाँ लिखा हुआ है झारखंड में पहली बार माइनिंग के लिए दी गई जमीन रैयतों को लौटाई। ये भी हमारा संघर्ष था। अब हम आते हैं कि कई रैयत जिनके पास पैसा है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं कि हमें मुआवजा निर्धारण करने के लिए हमें 2013 अधिनियम के तहत हमें मुआवजा निर्धारण करके दिया जाए, क्योंकि हम RFCT हम कोल बेरिंग एक्ट के तहत नहीं लेना चाहते मुआवजा। अब जिसके पास पैसा है वो हाईकोर्ट जा रहे हैं रैयत। अब 83 रैयत 83 रैयत हाईकोर्ट गए हैं। ये 2 ऑर्डर है। एक ऑर्डर तो है जिसमें कि एक रिट पिटीशन है जिसका ऑर्डर भी निकल गया, कई मामले लंबित भी है, कई मामले के ऑर्डर्स निकल गए। तो ये ऑर्डर है, इसमें देखिए कोर्ट ने भी लिखा है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाइए। अब न्यायालय का भी इस तरह का ऑर्डर आता है कि संबंधित पदाधिकारी के पास जाइए। अब सोचिए कि रैयत लोग का क्या होगा कि संबंधित पदाधिकारी के पास जाइए, इसका ऑर्डर दिखा दिए। अब इसमें 1 2 3 इतने सारे रैयत है, ये सारे रैयत मतलब कि 5 रिट पिटीशन को क्लब करके एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें कि इसमें साफ साफ लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए और क्लेम अलोंग विद डॉक्यूमेंट एज पर न्यू एक्ट। न्यू एक्ट लिखा हुआ है, नया कानून क्या होता है 2013 है, तो उस हिसाब से मुआवजा लेने के लिए संबंधित अधिकारी के पास जाइए। और कौन संबंधित पदाधिकारी, इसमें हाईकोर्ट भी नहीं लिखे हैं। तो आप सोचिए कि जिनके पास पैसा था वो ये ऑर्डर ले लिए हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो हाईकोर्ट नहीं गए, और हाईकोर्ट जाके भी क्या फायदा, क्योंकि उनको भी इसी तरह का ऑर्डर मिलेगा। और डीसी के पास जब जाया जाता है इस ऑर्डर को लेके तो डीसी भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये नया कानून जो है, हम इसमें भी अगर आप देखिएगा कि इसके हिसाब से अगर सक्षम पदाधिकारी देखेगा तो यहाँ पे कलेक्टर लिखा हुआ है, तो कलेक्टर या संबंधित पदाधिकारी। अब रैयत जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अंधा गूंगा सरकार में अगर इस तरह का ऑर्डर आएगा और सरकार पूरी तरह से अंधी और गूंगी रहेगी तो ऐसे में रैयत को न्याय कैसे मिलेगा। अब हम आते हैं अपने मामले पे। मामले में हम आप लोगों के पास रखते हैं कि एनटीपीसी ने पहला नोटिस हम लोग को 30/5/2025 को दिया, ठीक है। दूसरा नोटिस हम लोग को दिया है 10/6/2025 को, ये कागज हम आपको दे देंगे। और तीसरा नोटिस दिया है 20/6/2025 को, ये तीसरा नोटिस है हम। और जब चौथा नोटिस दिया तो ये बोलते हुए दिया, और सारा नोटिस सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारण करने से संबंधित है। सारा नोटिस में लिखा हुआ है कि सीबीए एक्ट के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए आप आइए और मुआवजा निर्धारित करने में हमको सहयोग कीजिए। तो ये चौथा नोटिस जो मिला है उसमें ये बिल्डिंग डिवीजन से मुआवजा निर्धारित कर दिए। अब ये बिल्डिंग डिवीजन से मुआवजा निर्धारित करके यहाँ लिखते हैं कि हम ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ हम केस किए हैं, अब वहां पे जाके अपना मुआवजा लीजिए। तो फिर ये सोचिए कि बिल्डिंग डिवीजन कौन से राज्य के प्रपत्र में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डिवीजन को ये पावर है कि वो मुआवजा निर्धारण करेगा जाके, और वो भी कारखाना का। क्या कारखाना निरीक्षक नहीं है झारखंड में, उसका पद खत्म हो गया है? या कौन सा झारखंड सरकार में ये नियम है? मतलब ये अवैध तरीके से एनटीपीसी ने मुआवजा निर्धारण करा है। ये कागज आपको जरूरत होगा तो दे देंगे। अब ये कोर्ट के ऑर्डर है और ये कोर्ट का पिटीशन है जो हमने एनटीपीसी खुद ये फाइल किया है, और ये हम नहीं बोल रहे, ये एनटीपीसी खुद बोल रहा है कि हम जो भूमि अधिग्रहण है वो 24/6/2008 को किए है। अब 24/6/2008 को भूमि अधिग्रहण किए हैं और 25 को हमको नोटिस दे रहे हैं मुआवजा निर्धारण करने का, तो क्या इनको नहीं पता है कि हम पे कौन सा कानून लागू होगा, कि 2013 लागू होगा?
2013 का नया अधिनियम लागू होगा। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट में हम केस नहीं किए, ट्रिब्यूनल कोर्ट में यही केस किए हमारे खिलाफ। तो वहां पे ये लिखे हैं कि हम 24/6/2008 को हम अधिग्रहण किए हैं। तो 24/6/2008 को अधिग्रहण किए हैं, आज 2026 है और ये कोर्ट में 2 प्रेयर करते हैं, ये इन्हीं का प्रेयर है। और हम ये भी बताते हैं कि हमारा भी केस चल रहा है, हम भी किए हैं एनटीपीसी के खिलाफ केस। और ये रिट पिटीशन जो हाई कोर्ट में है उसका नंबर 5483/25 है, जिसको जो एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा है। तो ये रिट पिटीशन में हमने भी आईए फाइल किया था, आईए नंबर 540/2026 है, जिसमें हमने स्टे के लिए मांग किया था कि जबरन ये हमारा घर तोड़ने का प्रयास या साजिश किया जा रहा है, इसमें तुरंत स्टे लगाया जाए। और यहाँ पे जो एनटीपीसी ने प्रेयर किया, ये बहुत मजेदार प्रेयर है, आपको सुनना चाहिए। एक प्रेयर किया है कि नेसेसरी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दिया जाए, ये क्लेमेंट को डायरेक्शन दिया जाए विद के रिमूव द स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए, और विड्रॉ द एफोर्सेड कंप्लेंट केस। इतना मतलब हम कोई केस किए हैं हजारीबाग में, उसको विड्रॉ करने के लिए, ये सोचिए इनका इतना हिम्मत है, इनका मतलब गुंडागर्दी कोर्ट में भी चल रहा है कि ये कोर्ट में प्रेयर कर रहे हैं कि ये जो फलाना केस कंप्लेंट केस नंबर है इसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाए, तब जाके इनको मुआवजा मिले। और ये मीडिया में आके बोल रहे हैं इनको मुआवजा मिल गया है, हम तो ये ऑर्डर आपको दे रहे हैं। ये इस तरह का प्रेयर कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका मंशा क्या है। हम ये ऑर्डर शीट भी लाए आपके लिए, जिसमें ये डेट देखिए कि इतना तारीख को 16/7/25 को ये केस दर्ज किए हैं, और हम खुद 24 को हम प्रेजेंट हो गए हैं कोर्ट पे, और हम भी इनके खिलाफ हम फाइल किए हैं। और उसके बाद 13 तारीख को जब हम प्रोटेस्ट के साथ चेक लेने के लिए हमारे पार्टी गया, जब योगेंद्र साहु जी प्रोटेस्ट के साथ मतलब विरोध के साथ चेक लेने के लिए जब कोर्ट में गए, तो इन्होंने तुरंत एक उसी दिन पिटीशन डाला कि इनको चेक नहीं मिलना चाहिए, पहले ये केस वापस ले, पहला, और दूसरा कि अपना स्ट्रक्चर खत्म करे। और हमने जो हाई कोर्ट में स्टे के लिए प्रेयर डाला था उसका नोटिस उनको मिला, उसका नोटिस उनको मिला है जवाब देने के लिए। उनको जो तारीख मिला है वो 19/3/2025 को मिला। अब 19/3/2000 नहीं, सॉरी 14/3/2026 को इनको नोटिस मिला, और 19/3 जैसे ही इनको स्टे का नोटिस हाथ में मिल गया, 19/3/2026 को ये जाके 2000 फोर्स के साथ घर को ध्वस्त कर दिया। अब सोचिए कि इतना इनका जो इतना हिम्मत कहां से आया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में इनको रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला जा रहा है, कोर्ट में हमारा बहस के लिए पेंडिंग है मैटर, हमारा इनको भी ये भी आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और इसी मामले पे ये कोर्ट में चल रहा है। आप सोचिए कि जो हमारा संविधान का जो 14 अनुच्छेद है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नजर में सबको बराबर, और अनुच्छेद 21 जिसमें कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि हमको सम्मान से जीने का अधिकार है, और जब तक कि कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो तब तक हम मतलब हमारे जो स्वतंत्र जो अधिकार है उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता है। लेकिन ठीक ही राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान मर रहा है। आप सोचिए संविधान का धज्जी नहीं उड़ रहा है तो क्या उड़ रहा है। आप सोचिए कि जब तीनों जो अब तो चौथा स्तंभ है, लेकिन जब तीनों स्तंभ जब इस तरह से काम करने लगे, तो ये संविधान का कहां ये संविधान है। आप देखिए कि इस तरह से जो कार्रवाई किया गया और जो इतने सारे फोर्स के साथ भेजा गया, हम अकेले गिने हैं गाड़ी कम से कम 10-100 ठो गाड़ी होगा। अब वो जो नया जो गाड़ी निकला है, ऐसा लग रहा है मेरे ही लिए वो गाड़ी निकाला गया है और वहां पे भेजा गया है, और सारा सायरन बजा बजा के आप सोचिए कि अकेले एक महिला घर के अंदर है, और उसके बाद वो महिला को ऐसे नंगे पैर उठा के नाइटी में फोन छीन के
एक भी सामान निकालने नहीं दिया गया और सारा सामान को डैमेज कर दिया गया। मुश्किल से सिलेंडर, बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कुछ सामान निकाले, सिर्फ सिलेंडर गैस निकाले और कुर्सी टेबल निकाले। बाकी जितना भी वैल्यूबल सामान था, कम से कम 20-30 लाख का सामान पूरा डैमेज कर दिया गया है। और जो भी डैमेज सामान भी कुछ लोग वहां पे निकाल के रखे थे, उसको भी पुलिस उठा के ले गया। तो हम ये सारा कागज आपको सौंपते हैं, आप अपना अनुसंधान कीजिए कि क्या ये न्याय है। और ये एक थ्रेट मैसेज है झारखंड के रैयतों को जो देने का कोशिश किया गया है झारखंड पुलिस के द्वारा या कॉर्पोरेट के द्वारा। आप सोचिए कि एनटीपीसी के मतलब ये एनटीपीसी के पॉकेट में पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर या सरकार, क्या एनटीपीसी के पॉकेट में नहीं है? ऐसे ही इतना सारा फोर्स आ जा रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या वो पुलिस मंत्री नहीं है? क्या उनके बिना संज्ञान में आ जा रहे हैं? क्या एक बार भी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं था। हम दूसरे का भी लड़ाई जब लड़ रहे थे तो समझौता कर लेते थे जो रैयत है, क्योंकि वो गरीबी में थे, उनका झोपड़ी टूटता था, घर टूटता था, तो उनको कुछ हल्का फुल्का मुआवजा मिलता था, तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद फिर पता चलता था कि 2-4 लाख रुपया लेके वो बोले मैडम हम लड़ नहीं पाएंगे, छोड़िए ना। तो हम इस लड़ाई को उस आधार बना के पूरे क्षेत्र का लड़ाई, पूरे समझिए पूरे झारखंड का लड़ाई, इसी लड़ाई को हम समझ रहे थे। लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि इन सबको हम जवाब देंगे, क्योंकि हमारे लड़ाई में कहीं पे भी कोई बेईमानी नहीं है और हम लोग पूरा परिवार पूरे अपने आप को झोंक दिए हैं इस लड़ाई में। और आज हमारा अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा और हम अकेले भी ये लड़ाई को लड़के और उनको जीत के दिखाएंगे। और ये जो कार्रवाई हुआ इसका घोर निंदा करते हैं। और हम आपको पार्टी के विषय में भी हम अलग से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे हम हमारा सूद लेना चाहिए था, लेकिन कभी भी नहीं पूछा गया। और इतना सारा चीज जानते हुए हमेशा हम लोगों ने पत्रचार किया, केस के रेफरेंस भी दिया, केस चल रहा है ये भी बताया, लगातार अपडेट करते रहे, बावजूद उसके ये सारा कार्रवाई अचानक से कर दिया गया, जरूर किसी दबाव में किया गया है। तो क्या ऐसी पार्टी में आप रहना उचित समझेंगी जहाँ पर जो पार्टी आप लोग देखिए जो लोग की इज्जत नहीं कर रही? जो लोग देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आत्मसम्मान को विसर्जित करते हुए या परिवार का सम्मान को विसर्जित करते हुए हम कोई राजनीति नहीं कर सकते। और इसका जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने जगह में सही है और अगर गलत है तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण दे, उसका हमको पूरा मतलब अच्छे से सफाई से बताए कि कहाँ गलत है। और हमको अगर ये लोग सिखा रहे हैं, वैसे लोग सिखा रहे हैं जो जनता में कभी गए नहीं। ये दोनों प्रवक्ता जो जेएमएम और कांग्रेस के हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं, ना ही कभी मतलब ये लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं जो कभी आज तक ना चुनाव लड़े, ना कभी जनता के बीच गए, ना कभी कोई जनता का समस्या से कोई मतलब रखे, ना ही कोई जनता के मुद्दे से इनको कोई मतलब है। पार्टी में रहते हुए आप ये लड़ाई लड़ेंगे, पार्टी से जवाब भी मांग रहे हैं। फिर से आप सभी को जवाब, आप सबसे हमारे संघर्ष और हमारा लड़ाई किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहाँ पे अपने क्षेत्र में दिलाना, उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और लगातार आप लोगों के पास न्यूज भी आता रहा। अब क्योंकि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी को निष्कासित कर दिया गया, तो इसमें तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता है मनोज पांडे जी, ये हमको हिदायत दे रहे हैं प्रेस में
कि अगर कोई मसला था तो उसको हल करना चाहिए था, पार्टी में आके हल करना चाहिए था। तो हम मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं, क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है, तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते और हम भी प्रेस में नहीं आते, लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे हैं कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गए और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। तो मेरे पिताजी जब धरना दिए थे या फिर जो आंदोलन छिड़ा था, तो हम लोग को धमकी भी मिला था, जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे कि कोई बीजेपी के एमपी सीएम रमेश जिसका नाम है, वो धमकी दिए थे कि तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे और भी तरह तरह की चीज, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसी पे बात करेंगे। तो उस पे भी पार्टी के लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे और लगातार हमको अभाव महसूस होते रहा, और इसलिए हम केंद्र नेतृत्व के पास गए और वहां पे सारे चीजों को रखे। तो क्या इनको इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हम सीधा डायरेक्ट केंद्र नेतृत्व के पास चले गए? अच्छा, ये बोलते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दी है। मतलब इनको और कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इतना समय से, और किस तरह से मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को नंगे पांव और नाइटी में फोन छीन करके उनको थाना भेज दिया गया और पूरे उसी तरह से सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नाश्ता तक नहीं करने दिया गया। 11-12 बजे वो नाश्ता बना के नाश्ता करने ही जा रही थी, उसी समय ये सारा प्रकरण किया गया। 1 बजे जब तक हम पहुंचे थे तब तक पूरा घर ढा दिया गया था। उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली में थे और ये सारा कार्रवाई सोचिए कि इतना सारा पुलिस तैनात करके 2000 पुलिस तैनात करके वहां पे दे दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह जी और सुरेश बैठा जी जो तीनों विधायक है, वो हमारे क्षेत्र क्यों गए थे अगर हमने नहीं बताया था तो? ये कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे रैयतों का और जो योगेंद्र साहु जी का कारखाना है उसको जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया, किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जाया नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे ये कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई? ये क्या अनुशासन समिति ने सूद लिया? क्या अनुशासन समिति एक पक्ष कार्रवाई के लिए बस है? क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे, तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी। उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे तो एक और कमेटी बनी, और ये कमेटी जो बनी है ये 30/1/2026 को बनी है। अब ये कमेटी में 2 मंत्री भी हैं और तीनों विधायक हैं। जो मंत्री है वो वित्त मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बैठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में या इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे कितने कितने सारे विधायक कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते हैं? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या लोकप्रिय सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी है?
हो सकता है कि कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही किसी को नोटिस किया। अब कोई अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? क्योंकि इतने सारे पुलिस फोर्स, जितना थाना नहीं है हजारीबाग लोकसभा में, उससे ज्यादा वहां पे पुलिस फोर्स आपको तैनात दिखेंगे। हमको लगता है दूसरे दूसरे जिला से भी बुला लिए गए थे। इतना हूटर, इतना सायरन बजा बजा के कम से कम 100 गाड़ी तो हम खुद से गिने हैं, जो वहां पे जाके हूटर बजा रहे थे। आप सोचिए कि अकेली महिला, संवेदनशीलता भी नहीं है। तो उस समय से लेकर ये पहला तारीख 22/8/2025 से लेकर ये जब परसों जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना वीडियो रिलीज किए, तब उनको नींद खुला। इतने दिन से प्रवक्ता हमारे कहाँ सोए हुए थे? इनको जो मन करता है, जो बोला जाता है, वो बोल देते हैं भोंपू की तरफ। हाँ, जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं, हंसते हंसते बात करते हैं, कोई गंभीरता नहीं है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम क्यों लिया? जब योगेंद्र साहु पूर्व मंत्री के निष्कासन से संबंधित था, तो उस पर वही बात करना चाहिए था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बात करने लगे। आप क्या केंद्र नेतृत्व को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों घसीटे? आप बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि आप योगेंद्र साहु जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, ये कहना चाहते हैं? या फिर हम लोग मिल लिए राहुल गांधी जी से इसलिए उनका नाम घसीटा गया? या उनको ये तकलीफ है कि हम यहाँ पे इनको बाईपास करके और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से डायरेक्ट हो गए, वहाँ पे मिल लिए? यहाँ पे पार्टी का, अब हम उस पर ज्यादा बोलेंगे तो बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता पे हम नहीं जाना चाहते। थोड़ा सा हम अनुशासन भंग जरूर किए, जिससे हमको मजबूर किया गया है। बाकी आप लोगों के बीच में इस विषय पे फिर से आएंगे, लेकिन कुछ मामलों को हम पार्टी के स्तर तक ही रखना चाहते हैं। ये तो प्रभारी का भी आदेश होगा कि अम्मा जी इस पूरे प्रकरण में आपके जो स्टेट इंचार्ज थे राजू, उनकी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आपको सुना? देखिए, हम तो अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा चीज तो कार्रवाई से पहले तक आपने उनसे बात रखी होगी। हाँ बिल्कुल, सारा बात गया। इनफैक्ट वो अपने मेल से सभी डीसी को, एसपी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीआईजी, डीजीपी सबका मेल हमसे लिए कि किसको किसको मेल करना है। तो उन्होंने बोला कि हम सबको मेल करवा रहे हैं, आपका केस का रेफरेंस देते हुए कि इस तरह का चीज हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो करते हुए। और मेल गया भी है, मेल सभी को मेल भी गया है, और वो भी प्रभारी की तरफ से। कांग्रेस के आला कमान को पुलिस सुन रहा है, नहीं मतलब अम्मा जी क्या ये सारे विषय को लेकर आप सेंट्रल लीडरशिप के पास जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और संतोषजनक आपके पास जवाब नहीं आता है, तो आगे का प्लान आपका क्या है? देखिए, सब अभी बैठ के तो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम आप लोग से साझा किए हैं, इसके बाद अगर जो भी आगे का गतिविधि जो भी होने वाला होगा, तो हम आपको जरूर अवगत करेंगे। अच्छा मैडम, ये एक बात बताइए, पूरे प्रकरण में कहीं आर्थिक लाभ भी है क्या? किसी की आर्थिक नुकसान? देखिए, हम बहुत टेक्निकल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, जिसमें कि हम पूरे न्यायिक कागजात के साथ आए। हवाई बात कोई भी कर दे, एक परिवार जो हमेशा लड़ते रहे, हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा जेल का यातना और राज्य बदल हर तरह का चीज सहे और जनता को दिया भी है अपना संघर्ष का लाभ। अब उसके बाद भी लोग, जो विपक्ष है, वो आरोप पे आरोप लगाते रहेंगे। मतलब जो कभी कुछ कंपनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो बहुत ईमानदार है, और जो लड़ रहे हैं वो बेईमान है। ये तो बड़ा अजीब बात हो रही है। मुख्यमंत्री का भी कोई आर्थिक लाभ है क्या यहाँ पे? क्योंकि वहाँ देखिए, हम इतना निम्न स्तर का कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ये सब आप लोग अनुसंधान करें। चल रहा है आर्टिकल 21 क्या बोलता है? जब तक न्यायिक प्रक्रिया चल रहा है आपका कोर्ट में, और जिस संबंध में चल रहा है, और आप भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके पिटीशन पे सुनवाई होने वाला है, हम भी अपना रिप्लाई दे चुके हैं, तो आप उससे पहले कैसे कार्रवाई करेंगे? आप उससे पहले जबरन जाके 2000 फोर्स लेके, और जबकि हमने इसकी सूचना पार्टी में हर किसी को दिया, आला अधिकारियों को दिया। अम्मा जी, उस जमीन के लिए आपको कंपनसेशन किस एक्ट के तहत
ठीक है, वो लोग बिल्डिंग डिवीजन से कंपनसेशन निर्धारित कराए हैं। आप बताइए, उनसे पूछिए कि कौन सा ऐसा प्रपत्र है, संग्रह है सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग डिवीजन कारखाना का मुआवजा निर्धारण करेगा या फिर घर का निर्धारण करेगा मुआवजा। ऐसा कोई नियम है क्या? ये अवैध तरीके से ये मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो बातें आ रही कि सीबीएफ के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए, हम तो सारा न्यायिक पेपर, जितना भी न्यायालय का कागज है, कोर्ट का ऑर्डर है, सब लेके आए हैं। अब आप उनको बोलिए कि अगर आपको ऐसा ऑर्डर मिला है तो आप भी लेके इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि आपको न्यायालय ने बोला है कि आप जाके घर तोड़ दो, इस तरह का कुछ बोला है। जब सुनवाई हो रही थी और इसके सुनवाई के लिए डेट रखा गया था, तो आपको जब स्टे ऑर्डर का जब नोटिस मिल गया तो आप तुरंत आनंद फानंद में सारे मतलब जबरन जाके घर कैसे तोड़ दिए। आपको न्यायालय का भी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। आप हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं, आप उससे भी बड़े अपने आप को समझते हैं। तो ये चीज आप लोगों के बीच में हम रखते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं। हम आप जनता से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हमारा झारखंड जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनी है, या यहाँ पे अबुआ का राज है या बबुआ का राज है? ये सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। मैडम, लेकिन ये तो आप ही जवाब देंगे, क्योंकि जो चुनाव हो रहे थे, चुनाव जो हो रहे थे, एक सवाल है कि जब 2019 में आप विधायक बनी थी तो विधानसभा में यही चीज का मामला उठाई थी, सभा ने एक्सेप्ट भी किया, कमेटी भी गठन की, आप कमिश्नर के साथ बैठी भी, क्या रिजल्ट था, क्या जवाब आया, आज तक ओपन नहीं हुआ। देखिए, हमेशा हमने आप लोग के बीच में एक एक चीज रखते गई हूँ, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बताते गए हैं कि उस कमेटी में दो अलग अलग रिपोर्ट बना। जो रिपोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में बनना चाहिए था वो कमिश्नर ने बनाया, लेकिन उसमें डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया। तो फिर आप डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया और समझिए खलबली हो गया कि 2013 कैसे लागू कर देंगे, क्योंकि जो मुआवजा दिए फिर से मुआवजा निर्धारण करना पड़ेगा। उसके लेकर के आप 4 साल विधायक रहे, लेकिन उस पेपर को ओपन नहीं किया। देखिए, आखिर क्या लालच थी आपके मन में? हाँ? देखिए, सबसे पहले थोड़ा भाषा को समझ अपना तरीके से आप लोग पेश कीजिए। बिना कोई चीज जाने आप लोग कुछ भी शब्द का प्रयोग मत कीजिए। आप लोग जानते हैं कि जब हम विधायक बने तो 2 साल तो कोरोना था, 3 साल हम लगातार कोशिश किए, जिसका परिणाम स्वरूप आपको पता है कि विस्थापन आयोग का गठन हमारे प्रयास से 8 अगस्त को ही 2024 को ही हो गया था, जिसका नियमावली पिछले साल मुहर लगा था। तो ये हमने हमेशा प्रयास किया है और ये जो आपको अपना उपलब्धि बताएं, 5 लाख मुआवजा जो हमने क्षेत्र में बढ़ाया, जो 20 से 25 लाख हुआ, वो हमारा ही संघर्ष का देन था। जो ये 58.88 एकड़ जो जमीन जो रैयतों को वापस करवाया, वो भी हमारा ही संघर्ष था और इस पे हमने लगातार लड़ाई लड़ी है और नतीजा ये है कि कमेटी भी बना गया और कमेटी में रिपोर्ट भी आया, लेकिन उस रिपोर्ट में कमिश्नर के अलावा डीसी और एनटीपीसी साइन नहीं किया। तो उसके लेकर के फिर आपका सदन बिल्कुल गए, फिर से रिपोर्ट वापस किया। देखिए, मेरे पास